गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है ना? चलिए ठीक है। लेकिन आप लोग यार कोई कमेंट वमेंट नहीं करते हो कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कभी कभी कॉल कर लिया करो यार, क्योंकि तुम्हारे लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग के भी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए। चलिए तो अगला टॉपिक शुरू करें, आपकी इजाज़त हो तो अगला टॉपिक शुरू करें। चलिए कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, रॉल्स ने जो है अउरणशील घुल्ल के लिए अपना जो व्यंजक दिया था, आज हम आपको बतलाएंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड का मतलब हुआ उड़नशील घुल्ल। अब ऐसा घुल्ल जो उड़ता है, तो कहने का मतलब आज हम व्यंजक ज्ञात करेंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड के संबंध में रॉल्स ने क्या नियम दिया था, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा केस, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड। उड़नशील घुल्ल के लिए रॉल्स का नियम, मीन्स उड़नशील घुल्ल के लिए रॉल्स का नियम। उड़नशील घुल्ल के लिए रॉल्ट का नियम। अब मान लीजिए कि अगर हम एक कंटेनर में लिक्विड सॉल्यूशन का बात करें, अगर मान लीजिए कि ये कंटेनर है, एक कंटेनर में हम लिक्विड ए, ये आपका कंपोनेंट ए है, और इसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं कंपोनेंट बी को। लिक्विड बी को डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी आपका एक कंपोनेंट ए है, इसमें हम दूसरा कंपोनेंट बी को डिसॉल्व कर रहे हैं। जब आप डिसॉल्व कीजिएगा कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी को डिसॉल्व कीजिएगा तो विलयन बनेगा। तो इस संबंध में वोलेटाइल सॉलिड का मतलब हुआ कि वैसा घुल्ल जो उड़ता है, तो वो आपका वोलेटाइल उड़नशील घुल्ल की। इस संबंध में रॉल्स ने ये नियम दिया, अगर मान लीजिए किसी कंपोनेंट का, सपोज मान लीजिए कि अगर हम ले लें कि 4 कंपोनेंट ए, 4 कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए के लिए यानी अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए अगर मान लीजिए इसमें अवयव ए भी है और बी भी है, तो रॉल्स ने ये कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये आपका 4 कंपोनेंट आपका निकल गया ए के लिए। अगर यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, एक मेरा नियतांक आता है PA0 इंटू एक्स, ये हमारा निकला 4 कंपोनेंट ए।
सही है। तो ये हमारा कंपोनेंट ए के लिए निकला। तो रॉल्स ने ये कहा, रॉल्स लॉ में वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ये कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। उसके मोल फ्रैक्शन यानी कि किसी भी विलयन में किसी भी अवयव का जो आंशिक दाब है वह उसके मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती। तो यहां हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो मेरा आया पी ए नॉट। तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया फॉर कंपोनेंट ए, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स। सिमिलरली हम फॉर कंपोनेंट बी के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहां निकाल दें फॉर कंपोनेंट बी, अवयव बी के लिए भी हम सिमिलरली अवयव बी के लिए हम अवयव बी के लिए भी सिमिलरली कह सकते हैं कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, वह उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। यहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, मेरा एक नियतांक आएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो किसी भी कंपोनेंट का हम आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस आधार पर रॉल्स ने जो नियम दिया उसको आप डिफिनेशन लिख लीजिए। मीन्स according to Rod's law for volatile solute, according to Rod's law for volatile solute, the partial pressure of each component in the solution is directly proportional to their mole fraction। तो क्या बतलाया कि अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यानी किसी भी घोल में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। दैट्स क्लियर। इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं रॉल्स के, इसी को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं रॉल्स के पूरणशील घुल के लिए किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का
अवयव का आंशिक दाब उसके मूल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो अगर कोई पूछ देगा आपको कि बतलाइए रॉल्स का उड़नशील घूर्णन के लिए आप बतलाइए, तो सीधा कहिएगा पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, बी कंपोनेंट के लिए पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स पी। दैट्स क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक, चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, दो टॉपिक इसमें है, एक है आइडियल और एक है नॉन आइडियल। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं आदर्श विलयन। अब यदि आपको कोई पूछ दे कि आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, तो आप एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा कि वह सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर तथा सांद्रण पर यदि वह रॉल्स के नियम का पालन करता है तो वह उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ डिफिनेशन, दोज सॉल्यूशन विच ओबे का मतलब हुआ पालन करना, विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर entire range of temperature
and pressure is known as ideal solution. मतलब कि those solution which obey Rod's law over entire range of temperature and pressure is known as ideal solution. तो यहाँ प्रेशर की जगह पर आप यहाँ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। तो कहने किसी भी सांद्रण एवं ताप पर यदि, यानी कि वह विलयन जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर यदि रॉड्स के नियम का पालन करता है तो उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आप यहां हिंदी में लिख सकते हैं, वह विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन का परिभाषा ही हो गया कि दो सॉल्यूशन which obey Raoult's law over entire range of temperature and concentration is known as ideal solution। वह घोल जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्ट्स के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब रही बात कि आदर्श विलयन के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए इसी का हम कुछ अभिलाक्षणिक गुण के बारे में देखते हैं। चलिए अगला जो हम पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। Characteristics of ideal solution। आदर्श विलयन के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं? आदर्श विलयन के अभिलाक्षणिक कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण होते हैं आदर्श विलयन के? सबसे पहला जो आपका गुण है, पहला तो आपको हम बताए कि जो किसी भी सांद्रण एवं ताप पर रॉल्ट्स के नियम का पालन करता है। तो पहला लिखिएगा, which obey
which obey the Rolle's law। मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। नियम का पालन पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो रॉल्स के नियम का पालन करता है। मतलब रॉल्स का नियम क्या? PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA और PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। जो इस फॉर्मूला को पालन करेगा उसे रॉल्स के अनुसार आदर्श विलयन कहते हैं। तो जो रॉल्स के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम after mixing of two liquid। क्या मतलब? यानी यदि आप दो द्रवों को मिला दीजिए तो उसमें वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप आयतन परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मतलब डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका कि अगर आप दो द्रवों को मिला रहे हैं तो वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यदि आप दो द्रवों को मिलाते हैं तो ऊष्मा परिवर्तन भी नहीं होनी चाहिए। तो देयर इज नो चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। मीन्स दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। दो द्रवों को मिलाने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ऊष्मा को डेल्टा एस से निरूपित करते हैं
यानी कि कहने का मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपका हो गया कि दो द्रवों के मिलने के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन भी नहीं होनी चाहिए। अंतिम जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंतिम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चौथा नंबर, यदि मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें आपने क्या किया कि कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व कर दिया तो यहां तीन प्रकार का बल लगेगा। कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी को आपने डिसॉल्व किया तो तीन प्रकार का बल लगेगा। किसके किसके बीच? एक तो लगेगा ए और बी के बीच, एक बल लगेगा ए और ए के बीच, और एक बल लगेगा बी और बी के बीच। तीन प्रकार का बल लग रहा है। तो रॉड्स ने कहा कि यदि ए और बी के बीच लगने वाला अगर अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ए तथा बी और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल के मान के बराबर हो जाए तो उस विलयन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between AB become equal to AA and BB। मतलब ए तथा बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अंतर आणविक बल का मान ए तथा बी और बी के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। यदि मान लीजिए कि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान यदि ए तथा बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल के मान के बराबर हो जाए तो उस विलयन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स कि F फोर्स
ए बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान बराबर होना चाहिए ए और ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल के मान के बराबर, और बराबर होना चाहिए बी और बी के बीच लगने वाला आकर्षण मान के बराबर होना चाहिए। तो ये था 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल सॉल्यूशन का, 4 अभिलाक्षणिक गुण। तो इतना क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।